सबसे पहले MySQL को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, चलो यस कर लेते हैं। इस पे पासवर्ड क्या था इसके लिए, 1 से लेके 8 तक। वीडियो स्टार्ट हो गया है, तुम लोग गप स्टार्ट मत करो, वीडियो चल रहा है पहले से। देखो इधर हम लोग काम लिखते जाएंगे, इधर उसके लिए क्वेरी लिखते जाएंगे, इसलिए दोनों पैरेलल हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले हमें नंबर 1 पे SQL सेटअप करना आना चाहिए, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, वो स्टेप हम यहाँ कवर नहीं करना है। SQL जब सेटअप करना आ गया तो SQL को हमें ओपन कर लेना है। फिर क्या करना है, SQL को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे SQL का स्टेटस चेक करना है। क्या करना है, मुझे चेक करना है स्टेटस। और स्टेटस को चेक करने के लिए मुझे क्वेरी लिखना पड़ता है। SQL पे जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं ये सब का सब क्या है, क्वेरी। तो यहाँ हमने क्वेरी लिखा स्टेटस, और ईच एंड एवरी क्वेरी मस्ट बी एंडेड विथ सेमीकोलन या डेलीमीटर, जो भी सेट करके रखा है। सारे क्वेरी को टर्मिनेट करते हैं एक टर्मिनेटर से, जिसको डेलीमीटर भी कहते हैं। तो स्टेटस में हमें कुछ काम का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। मैंने पहले दफ़ा भी बोला था, करंट किस यूज़र से लॉगिन है। जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करोगे तो वहाँ यूज़र नेम डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता है। वहाँ आपको सर्वर का नाम डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता है। लोकल होस्ट लिखते हो ना जी, तो क्या होता है, सर्वर का नाम होता है, फिर पोर्ट नंबर देना पड़ता है। तो ये सारा डिटेल आपका बड़ा ही काम का है। क्या, कनेक्शन आईडी हो गया, यूज़र हो गया, डेटाबेस हो गया, पोर्ट नंबर हो गया, ये सारा डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि मुझे अगर देखना है कि इसके ऊपर टोटल कितना यूज़र अकाउंट बना हुआ है, लिस्ट ऑफ यूज़र अकाउंट क्रिएटेड ओवर SQL सर्वर। अब SQL सर्वर पे कितना हमारा बना हुआ यूज़र अकाउंट है वो देखना है। इसके लिए भी हमने बताया है क्वेरी क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार की यूज़र, सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम MySQL डॉट यूज़र। अब यहाँ मैं बता दूँ कि सेलेक्ट एक क्वेरी है, वहाँ यूज़र एक कॉलम का नाम है, और यूज़र जो दूसरे बार लिखा हूँ टेबल का नाम है, और ये MySQL डेटाबेस का नाम है। ये सारा डिटेल डालने के बाद हम सेमीकोलन देंगे तो यहाँ सारे यूज़र का लिस्ट आ गया मेरे पास। यहाँ आदि, मैट, मुकेश, राज, रवि, ये सारे यूज़र अकाउंट बना हुआ है। अगर इसमें से किसी यूज़र अकाउंट को, मान लो एक बंदा मेरे यहाँ था मैट, जो कंपनी छोड़ के चला गया, तो उसका हम लॉगिन एक्सेस क्यों देंगे क्या, मैट को हटा देंगे। तो अगर मैट को हटाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, लिस्ट ऑफ व्यू लिस्ट ऑफ यूज़र अकाउंट क्रिएटेड ओवर SQL सर्वर। अब क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट यूज़र अकाउंट फ्रॉम MySQL सर्वर। अगर MySQL सर्वर से किसी यूज़र अकाउंट को डिलीट करना है, क्यों डिलीट करेंगे, सिनेरियो समझ में आया। कंपनी के अंदर कोई एक एम्प्लॉई था अपना, वो कंपनी चेंज कर चुका है, तो उसका लॉगिन एक्सेस हम अपनी कंपनी में कंटिन्यू रहने देंगे क्या, नहीं, उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो अकाउंट को डिलीट करके। कैसे डिलीट करेंगे, क्या लिखेंगे, डिलीट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, यूज़र, और यूज़र का नाम क्या था, मैट। तो मैट को ऐसे नहीं लिखेंगे, जब भी यूज़र का नाम लिखना है तो सिंगल कोट्स के अंदर @ क्या देना पड़ेगा, और फिर क्या देना होगा, लोकल होस्ट ऐसे। और चाहो तो आगे भी आइडेंटिफाइड बाय लिख सकते हो, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो आइडेंटिफाइड बाय क्या लिखेंगे, और उसका जो भी पासवर्ड था वो, डिलीट यूज़र, और यूज़र का नाम आइडेंटिफाइड बाय
और मुझे लगता है इसके लिए पासवर्ड क्या नहीं रखे होंगे हम, 1 2 3 रखे होंगे। क्या रखे होंगे? mat@1 2 3। चलो तुक्का ही है। आइडेंटिफाइड का भी गड़बड़ कुछ हुआ है? क्या गड़बड़ हुआ है? अच्छा, आइडेंटिफाइड बाई, और क्या डालेंगे यहाँ पे? mat@1 2 3। और उसके बाद क्या? मुझे लगता है 1 2 3 होना चाहिए। ट्राई करते हैं एक बार ना। हालांकि बिना पासवर्ड का भी डिलीट होना चाहिए। 1 मिनट। mat@localhost, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं किया हूँ मैं। हाँ, रिवोक डिलीट यूज़र, सिर्फ गड़बड़ देखो। अच्छा चलो एक नया बना के दिखा देते हैं उसको हटा करके। पासवर्ड तो मुझे याद नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, एक नया यूज़र बना लेते हैं। तो नया यूज़र बनाने के लिए क्या लिखेंगे? क्रिएट यूज़र, और यूज़र का नाम रख देते हैं हम न्यू। यूज़र का नाम ही क्या रख देते हैं? न्यू। @ क्या डाल देते हैं? लोकल होस्ट, और आइडेंटिफाइड बाई, और इसके लिए न्यू @1 2 3। ये हमने डाल दिया पासवर्ड। यूज़र अकाउंट बन गया। अब अगर देखना है कि वाकई बना या नहीं बना, तो लिस्ट देख लेते हैं। तो न्यू नाम का यूज़र अकाउंट बना या बन गया। अगर इसी को हटाना है तो क्या करेंगे हम? सेम कमांड चला के देखता हूँ मैं। डिलीट, और उसके बाद क्या? यूज़र, और यूज़र का नाम क्या है अपना? न्यू। और उसके बाद क्या डालेंगे हम? @ और लोकल होस्ट, और सेमीकोलन डालते हैं। एरर है। अब आते हैं आइडेंटिफाइड बाई, क्या था? न्यू @1 2 3, सेमीकोलन, और एंटर। डिलीट की जगह क्या चला देना? ड्रॉप चलाना है। अब दोबारा अगर एक बार लिस्ट देखें तो न्यू गायब हो गया। अब गायब किसको करना था? मैट को। तो क्या लिखेंगे? ड्रॉप, और उसके बाद क्या लिखेंगे? यूज़र, और यूज़र का नाम क्या है? मैट, और @ क्या डालेंगे? लोकल होस्ट, क्या डालेंगे? सेमीकोलन। अब अगर दोबारा देखते हैं तो मैट भी गायब हो गया क्या? हाँ, मैट भी गायब हो चुका है। तो डिलीट करने के लिए क्या क्वेरी चलाए हम? ड्रॉप। अब बनाने के लिए क्या चलाए? नहीं, डिलीट करते वक्त पासवर्ड का ज़रूरत नहीं है। पहली बार सही ट्राई कर रहे थे, बस डिलीट की जगह क्या लिखना था? ड्रॉप। तो देखने के लिए सेलेक्ट, मिटाने के लिए ड्रॉप, और बनाने के लिए क्रिएट, ये वाला। हाँ, वो सिर्फ DML में चलेगा। वो सिर्फ किस में चलेगा? DML। तो ये तो हो गया अकाउंट देखना, बनाना, डिलीट करना, ये सब। अब जो नेक्स्ट काम करना पड़ता है डेटाबेस से रिलेटेड, वो काम करना होता है डेटाबेस को क्रिएट करना, या क्या कह सकते हैं? व्यू लिस्ट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस को देखना, और उसके बाद फिर क्या करना? क्रिएट और डेटाबेस, एक डेटाबेस को क्रिएट करना। तो चलो डेटाबेस का लिस्ट देखना। रिकॉर्ड हो ही रहा है, मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में ही खींचूँ। तो हमें एक डेटाबेस का लिस्ट देखना है, तो क्या करेंगे? शो डेटाबेसेस, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो ये डेटाबेस का लिस्ट थोड़ी लंबी है मेरे पास, है ना? तो डेटाबेस का लिस्ट थोड़ा लंबा है।
मतलब टोटल 44 डेटाबेसेस बने हुए हैं मेरे पे। तुम लोगों में भी 20 से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब मुझे डेटाबेस नया बनाना है ना। तो हमें एक नया डेटाबेस बनाना है न्यू प्रोजेक्ट्स के नाम से। क्या? न्यू प्रोजेक्ट्स या प्रोजेक्ट 2025 के नाम से बनाना है। तो क्या बना सकते हैं? कैसे? क्रिएट और क्या करना होगा, डेटा बेस और उसके बाद नाम। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट 2025, एंटर। अब अगर हम शो डेटाबेसेस करेंगे तो क्या ये लिस्ट में दिखना चाहिए अपने पास? अब देखो तो कहीं प्रोजेक्ट्स 2025 आ गया अपने पास, तो डेटाबेस हमने बना लिया। अब डेटाबेस को आप अगर नॉर्मल टर्म में समझो तो एक घर है। अब घर के अंदर क्या होता है, कमरे। अब कमरे के अंदर क्या होगा, अलग अलग अलमीरा जिसमें कि हम लोग सामान को अरेंज करेंगे। तो डेटाबेस समझ लो एक घर की तरह। तो घर तो बन गया, घर में क्या होंगे, कमरे। और इसी कमरे को क्या बोलेंगे यहाँ पे, टेबल। कमरा को क्या बोलेंगे, टेबल। अब इसके अंदर कोई टेबल है या नहीं देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डेटाबेस को खोलना होगा। अब क्या करना होगा, मुझे डेटाबेस को ओपन करना होगा। ओपन द डेटाबेस। एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या काम करना है अपने को। तो डेटाबेस को हमें क्या करना है, ओपन करना है। कर लिए। अब डेटाबेस को ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे, यूज और डेटाबेस का सिर्फ नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है अपना, प्रोजेक्ट 2025। ये डेटाबेस क्या हो गया हमारा, और ओपन हो गया। इसके लिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे, डेटाबेस चेंज। चलिए डेटाबेस ओपन भी हो गया हमारा। अब मुझे देखना है कि हमारा करंट डेटाबेस क्या है। व्यू करंट वर्किंग डेटाबेस। कोई तरीका है देखने का कि करंट वर्किंग डेटाबेस कौन सा है हमारा, स्टेटस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटस लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि करंट डेटाबेस अपना दिख जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने पे। क्या बनाने पे, टेबल बनाने पे। कि डेटाबेस को ड्रॉप करना है। जनरली रियल टाइम में डेटाबेस ड्रॉप नहीं करते हैं। अगर ड्रॉप करना भी है तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप डेटाबेस। अगर आपको ड्रॉप करना है, अगर प्रैक्टिस करने के लिए तो कीजिए, लेकिन रियल टाइम में नहीं ड्रॉप होता है। ड्रॉप डेटाबेस। तो डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे ड्रॉप और उसके बाद क्या लिखेंगे, डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या डालते हैं, प्रोजेक्ट 2025। क्या ये ड्रॉप कर देगा, हाँ। अब अगर दोबारा मैं लिखूं प्रोजेक्ट 2025 तो क्या ओपन होगा, बोलेगा अननोन डेटाबेस। क्या बोलेगा ये, अननोन डेटाबेस। इस तरह का कोई डेटाबेस नहीं, यही बोल रहा है ना, अननोन डेटाबेस मतलब इस तरह का कोई डेटाबेस है ही नहीं। तो अब दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको ड्रॉप कर दिया। तो क्या करेंगे, क्रिएट और क्या लिखेंगे, डेटाबेस और क्या डालेंगे, प्रोजेक्ट 25। ऐसा डाल दूं, प्रोजेक्ट 25। चलो तो ये भी हो गया ड्रॉप का भी। अब मुझे इसको यूज़ करना है। क्या करना है, यूज़ करना है। तो यूज़ क्या करेंगे, प्रोजेक्ट 25। क्या बोलूं, अपर केस सेंसिटिव नहीं है। अब उसके बाद फिर ड्रॉप डेटाबेस के बाद फिर क्या करना है, मुझे इसके अंदर टेबल बनाना है। क्या बनाना है, ओपन वाला बात तो लिख ही दिया हूं मैं। अब मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है टेबल। क्रिएट क्या करना है, टेबल। तो क्रिएट टेबल के लिए क्या तरीका होगा, हम लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। अब मान लो हर प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम यूज़र का एक टेबल तो होगा। अगर लॉगिन सिस्टम बन रहा है तो यूज़र का तो एक टेबल होगा कि नहीं होगा, यूज़र का एक टेबल ज़रूर होगा अगर लॉगिन सिस्टम बन रहा है तो, जिसमें उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड, दो चीज़ तो होगा ही। तो हम यहाँ यूज़र्स के नाम से क्या बनाते हैं, टेबल बना देते हैं। और अब टेबल के अंदर कॉलम कौन कौन सा होगा, फील्ड कौन कौन सा होगा वो बताना है आपको। तो इसके अंदर फील्ड कौन सा होगा, यूज़र आईडी दे देते हैं। क्या होगा, इसका डेटा टाइप बताना होता है। डेटा टाइप जानते ही हैं, सब प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हैं।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे varchar, और varchar साइज कितने कैरेक्टर का होगा, तो 20 कैरेक्टर का मान लीजिए। अब क्या दो बंदे का यूज़र आईडी सेम हो सकता है एक ही टेबल में? नहीं। तो हमने कल पढ़ा था ना इसके लिए प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, तो क्या लगाएंगे प्राइमरी की। अब उसके बाद क्या डालते हैं, पासवर्ड, ये दूसरा कॉलम होगा, मतलब एक कॉलम बनेगा किसका, यूआईडी का, और दूसरा कॉलम क्या बनेगा, पासवर्ड का, यही बात ना। अब उसके बाद पासवर्ड वाले कॉलम का टाइप क्या होगा, अब 20 कैरेक्टर का। अब कोई भी पासवर्ड अपना ब्लैंक छोड़ सकता है क्या, नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट नल। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, अब ये वाला ब्रैकेट बंद जो यहाँ पे शुरू किए थे, और उसके बाद क्या करेंगे, सेमीकोलन। क्या टेबल बन गया होगा, हाँ टेबल बन गया होगा। अब टेबल देखना है मुझे, तो क्या करेंगे, शो लिस्ट ऑफ टेबल, शो लिस्ट ऑफ टेबल। तो टेबल का लिस्ट देखने के लिए क्या करेंगे हम, शो टेबल्स। अब इसके अंदर कितने टेबल्स हैं, यहाँ दिखा भी रहे हैं, टेबल्स इन प्रोजेक्ट 25, एक टेबल है यूजर्स। अब मुझे अगर कोई टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड से रिलेटेड वर्क करना है, चाहे रिकॉर्ड डालना हो, रिकॉर्ड चेंज करना हो, तो पहले टेबल का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। क्या देखना होता है, व्यू स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अगर किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो इसके लिए क्या करना होता है, डिस्क्राइब, और उसके बाद टेबल का नाम। तो टेबल का नाम यहाँ बता रहा है कि पहला फील्ड क्या है, यूआईडी, दूसरा फील्ड क्या है, पासवर्ड। जो फील्ड यूआईडी है उसका टाइप क्या है, varchar, और नल वैल्यू उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। उसका की क्या रहेगा, प्राइमरी। अच्छा, दूसरा जो फील्ड है पासवर्ड, उसका टाइप क्या है, varchar, नल रहेगा, नहीं रहेगा। कोई की कांस्टेंट है, नहीं है ना। ये हो गई बात। अब ये तो देख लिया हमने क्या, स्ट्रक्चर। अब इसके बाद मान लो इसके स्ट्रक्चर में हमें कोई बदलाव करना है। बाद में जब ये टेबल हमने बना दिया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें दो बातें मुझे रियलाइज़ हुआ। पहला रियलाइज़ ये हुआ कि नेम का एक कॉलम ऐड करना है, ऐड न्यू कॉलम इन द टेबल एंड चेंज साइज ऑफ यूज़र आईडी। यूज़र आईडी दो काम करना है। पहला काम क्या करना है, एक नया कॉलम जोड़ना है। दूसरा काम क्या करना है, यूज़र आईडी का साइज चेंज करना है, और साइज चेंज करके इसका साइज क्या कर देना है, 50। अब ये काम कैसे होगा, दो काम करने को बोला गया है। पहला काम क्या है, पहला काम है एक नया कॉलम जोड़ना, और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है साइज। जो अब ऑब्वियसली अगर सोचो कोई साउथ इंडियन है, अपना ईमेल आईडी क्रिएट करेगा, 20 कैरेक्टर में आ जाए, जरूरी है, बड़ा भी तो हो सकता है ना। तो उस केस में क्या करेंगे हम, यूज़र आईडी कम से कम कितना कैरेक्टर रखेंगे, 50। अब बनाते वक्त कितना रखें हम, 20। तो ये दो काम करना है, कैसे होगा, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हमें जब टेबल के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना हो, तो इसके लिए क्वेरी होता है जिसको बोलते हैं अल्टर। क्या बोलते हैं, अल्टर। तो क्या लिखेंगे हम, अल्टर, और टेबल लिखेंगे, और टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है अपना, यूजर्स। अब इससे करवाना क्या है, एंटर मार के पहले नीचे आ जाओ। ये तो मैंने बोला कि अल्टर करना है मुझे इस यूजर्स नाम के टेबल्स को। अब अल्टरेशन के नाम पे क्या हो सकता है, अल्टरेशन के नाम पे कोई नया कॉलम जोड़ सकते, पुराने कॉलम का नाम चेंज कर सकते, या उसको मिटा सकते, मतलब हटा सकते, ड्रॉप कर सकते, है ना। तो या तो जोड़ सकते, या हटा सकते, या बदल सकते, ही तीन काम ना। तो अल्टर हमें अभी क्या करना है, एक नया कॉलम जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड, और क्या लिखेंगे, कॉलम। और कॉलम का नाम क्या सोचे हम, नेम ही सोचे हैं। इसका टाइप क्या सोचा है हमने, क्या का टेक्स्ट ले लेते हैं। अब नाम में ABCD थोड़ी होगा, यहाँ नाम का कमी है, मंटू संटू कुछ और रख देंगे। तो क्या रख लेते हैं, टेक्स्ट। वो तो वहाँ जहाँ कमी है तो चार्ल्स 1, चार्ल्स 2 ये सब बनते रहे, पॉप 1, पॉप 2,
हम लोग यहाँ टेक्स्ट ले लेते हैं, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या होगा, नेक्स्ट नेम, और उस टेक्स्ट क्या होगा उसका, डेटा टाइप। अगर चाहें तो इसका साइज देंगे, नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज होता है वो 255 कैरेक्टर उठा लेगा। अब उसके बाद क्या करना है, अगर कुछ अभी नहीं डालेंगे, सेमी कॉलन डाल देंगे तो क्या करेगा, ये क्वेरी कंप्लीट होगा और एक कॉलम जुड़ेगा कहाँ, पासवर्ड के बाद। मतलब आईडी पासवर्ड डाल देंगे तब नेम डालें, शुरुआत तो नाम से ना होना चाहिए था। तो ये कॉलम एज अ फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बस फर्स्ट। क्या लिख देंगे, फर्स्ट। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो लास्ट में जोड़ेगा, अगर फर्स्ट लिख दिए तो ये एज अ फर्स्ट कॉलम जाएगा। एंटर कर लें। जैसे ही एंटर किए क्वेरी कंप्लीट हुआ। तो ये अभी पहला काम हुआ अल्टरेशन वाला। कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे डिस्क्राइब और क्या लिखेंगे, यूजर्स। अब आप देखिए यहाँ यूआईडी से पहले कौन सा कॉलम आ गया है, आ गया है। अब ये एक काम और बाकी रह गया इसमें, इसका साइज अभी भी क्या है, तो साइज भी चेंज कर दिया जाए। तो क्या लिखेंगे फिर, अल्टर टेबल यूजर। अब इस बार क्या करना है मुझे, यूजर से कंट्रोल सी कर लेते हैं, अल्टर टेबल यूजर्स। अब इस बार क्या करना है मुझे, हमें मॉडिफाई ही करना है ना। अल्टर टेबल, अब ऐड तो नहीं करना है, तो क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, मॉडिफाई, और उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है, यूआईडी, और varchar, और साइज क्या दे देना है इसका, प्राइम 50, है ना। और क्या लिखेंगे, प्राइमरी की, बस एंटर। मल्टीपल यूआईडी प्राइमरी है कि नहीं, अच्छा अच्छा, कंट्रोल सी पहले, अल्टर, और उसके बाद फिर यूआईडी, क्योंकि प्राइमरी की तो ऑलरेडी था ही। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेंगे किसको, यूजर्स को। देखो तो अपना टारगेट पूरा हो गया, यही ना टारगेट था। हमने इधर क्वेश्चन लिखना है, इधर उसका आंसर करते जाना है। तो ये अल्टरेशन का भी एग्जांपल हो गया। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, तो अल्टरेशन भी हो गया, ड्रॉप भी कर दिए। अब हम टेबल से रिलेटेड ऑपरेशंस की तरफ चलेंगे, जो सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। ये अभी हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम किए हैं, अब मुझे रिकॉर्ड से रिलेटेड काम करना है। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो थोड़ी देर के लिए वो भी कर लेते हैं। रीनेम द यूजर्स टेबल इनटू लॉगिन। यूजर टेबल का नाम बदल के हमको क्या कर देना है, लॉगिन करना है। तो ऐसा करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे रीनेम, और क्या करना है मुझे, रीनेम टेबल को, और क्या नाम था पहले से, यूजर्स, और उसके बाद क्या लिखेंगे, टू, और नया वाला नाम क्या है, लॉगिन। बस ये लिखेंगे, रीनेम टेबल, और टेबल का नाम, और जिसमें चेंज करना है वो ये टू लिखेंगे, और जिसमें चेंज करना है वो नाम डालेंगे। तो ये टेबल का नाम बदल दिया होगा। कैसे पता, शो टेबल्स करके देखिए, ये गूगली बॉल था। अगर हम डिस्क्राइब भी करेंगे यूजर्स को तो बोलेगा ऐसा कोई टेबल ही नहीं है। हाँ, अब डिस्क्राइब किसको करेंगे, लॉगिन को डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, आप दिखेगा यहाँ पे। अब बताइए, यहाँ तक का काम हो गया अपना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोगों को क्या करना है, पहले देखना है व्यू लिस्ट ऑफ क्या, रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। टेबल से हमें रिकॉर्ड्स के लिस्ट को देखना है। कोई तरीका है, हाँ है। इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अच्छा, यूजर्स नहीं है, माय बैड, लॉगिन है। तो हम क्या लिखेंगे, अभी इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है नहीं, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या दिखाएगा, एम्प्टी सेट दिखलाएगा। ये भी हो गया। अब उसके आगे क्या करना है मुझे,
अब मुझे रिकॉर्ड नया डालना है, टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल। टेबल में हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। और ये जो इंसर्ट कर रहे हैं ना, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होने जा रहा है, जो हमें जब कोई एप्लीकेशन बनाएंगे किसी भी कोडिंग का यूज़ करके, तो इस ऑपरेशन को बोला जाता है सी मतलब क्रिएट, मतलब नया रिकॉर्ड डालना। और पूरा जो बनेगा लेटर अपना CRUD, यही ना मेन काम क्या करना है, CRUD ऑपरेशन। तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो मुझे एक नया रिकॉर्ड डालना है, तो नया रिकॉर्ड डालने के लिए क्या तरीका होता है, इंसर्ट इनटू और उसके बाद टेबल का नाम, और उसके बाद देना होता है फील्ड का नाम। उसके बाद क्या देना होता है, फील्ड का नाम। तो फील्ड का नाम क्या है, नेम। उसके बाद क्या है, UID। फिर क्या है, पासवर्ड। क्या इसको इसी ऑर्डर में लिख सकते, नहीं, इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते। और उसके बाद क्या देंगे, वैल्यूज़। और वैल्यूज़ के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ जो वैल्यूज़ पास करेंगे इसी के अकॉर्डिंग पास करेंगे। तो नेम मान लिया जाए कि मैंने क्या डाला, नेम में डाल दिया श्री, और UID क्या डाला इसके लिए, H101, और इसके लिए पासवर्ड क्या डाला हमने, $50 कैरेक्टर है ना जी, अब तो सोचना ही नहीं है इसको। चलो पासवर्ड इसके लिए डाल देते हैं ABC@123। अब एक रिकॉर्ड हमने डाल दिया, अगर अभी सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। मान लो दूसरा रिकॉर्ड डालना है तो कॉमा डालिए, और आपको इतना सिंटैक्स नहीं लिखना पड़ेगा बार बार वैल्यूज़ तक, आपको सीधा वैल्यूज़ पास कर देना है। तो बस 2 रिकॉर्ड एक बार में डालते हैं। क्या कह रहे हैं, क्वेरी ओके, 2 रो अफेक्टेड। अब अगर हम देखें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स तो क्या कैसे देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। 2 रिकॉर्ड आ गया इसके अंदर। अब ऐसा करना है कि इसमें और 2 रिकॉर्ड हमें डालना है। या चलो रिकॉर्ड डालने से पहले अब हम लोग सीख लेते हैं कि मुझे व्यू लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पार्टिकुलर फील्ड्स। पूरे सारे फील्ड का डेटा नहीं देखना। अभी क्या दिखा रहा है, नेम भी दिखा रहा है, ID भी दिखा रहा है, पासवर्ड भी दिखा रहा है। और मान लो मुझे सिर्फ UID और पासवर्ड देखना है। सिर्फ क्या देखना है, UID और पासवर्ड देखना है, नेम नहीं देखना है मुझे। तो क्या कोई तरीका है, हाँ क्या तरीका है, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, पहले उस कॉलम का नाम डालो। तो कॉलम का नाम क्या डालेंगे, UID, कॉमा क्या डालेंगे, पासवर्ड, और फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम, और उसके बाद क्या देंगे, लॉगिन। बस तो दिखा देगा ये, हाँ एंटर करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सारा रिकॉर्ड आएगा उन्हीं 2 कॉलम के अकॉर्डिंग, UID और पासवर्ड। इसमें नेम क्या किया, स्किप कर दिया। तो किसी खास कॉलम का भी डेटा देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। अब हम लोग अगर मान लो कि सिर्फ नेम देखना होगा तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, क्या लिखेंगे, लॉगिन। तो सिर्फ नेम ही दिखलाएगा, बाकी सारे कॉलम का डेटा क्या करेगा, स्किप। अब इसके बाद आगे बढ़ें, ये तो रिकॉर्ड डालना हो गया। अब रिकॉर्ड डालने के बाद रिकॉर्ड को अपडेट करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना। बोलोगे अपडेट करने का नौबत कब आता होगा, तो अपडेट करने का नौबत आता है अब जैसे मान लो इसमें हम सिटी भी डालना चाह रहे हैं। क्या डालना चाह रहे हैं, तो अभी तो सिटी का कोई कॉलम नहीं है इसमें, ये है। अगर यहाँ हम चाहते हैं क्या डालना, सिटी डालना, तो क्या सिटी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि सिटी का कोई क्या है, कॉलम नहीं है। तो एक नया कॉलम जोड़ना आता है कि नहीं आता है, क्या लिखेंगे, अल्टर
टेबल क्या डालेंगे, लॉगिन और उसके बाद क्या लिखेंगे, और उसके बाद ऐड कॉलम, और कौन सा कॉलम, सिटी, और उसके बाद क्या डालेंगे, कैर कितना, साइज। और कुछ लिखने का ज़रूरत है, क्यों नहीं कुछ लिखने का ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं लास्ट में जोड़े, है ना, तो ऑटोमेटिक क्लास में ही जोड़ेगा। अच्छा मान लो कि हम चाहते कि यूज़र आईडी के बाद जोड़ दे या नेम के बाद जोड़ दे, तो फिर क्या लिखना पड़ता है, आफ्टर नेम। ये भी सबको पता, क्या लिख देंगे, आफ्टर नेम। चलिए अब अगर हम दोबारा यहाँ आए, सेलेक्ट अ स्टार मतलब सारे कॉलम से, फ्रॉम कहाँ, लॉगिन, तो बताओ यहाँ सिटी दोनों का क्या दिखा रहा है, आंसू का और श्री का नल दिखा रहा है ना। अब मुझे अपडेट करना पड़ेगा ना इसका, तो अपडेट किस सूरत में करते हैं समझ में आ रहा है, तो मुझे अपडेट करना है इन दोनों का सिटी, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, नहीं, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या करना है मुझे, अपडेट सिटी ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स एट वन गो। बस एक बार में सबका सिटी क्या कर देना है, मुझे अपडेट करना है। क्या कोई तरीका है, हाँ है, क्या लिखना पड़ेगा, अपडेट, और उसके बाद टेबल का नाम सीधा डालेंगे, तो टेबल का नाम क्या है, लॉगिन, और उसके बाद क्या लिखते हैं, सेट, और सेट क्या करना है मुझे, सिटी। अब पटना, अगर इतना लिख करके सेमीकोलन डाल के एंटर करेंगे तो दो क्या जितने रिकॉर्ड होंगे सबका सिटी क्या कर देगा, पटना ही कर देगा। लेकिन मान लो कि हम ये चाहते हैं कि नहीं, जिसका कि नाम क्या है, आंसू, जिसका नाम क्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे वेयर नेम इक्वल टू क्या, आशु। तो अब आंसू को आरा बना देते हैं ना, कहाँ से है, आरा से। अच्छा बेटा, BI बेटा बना देते हैं, और आंसू को बेटा का, और यही काम किसके लिए करेंगे, श्री के लिए। तो श्री को कहाँ का बना दिया जाए, मुजफ्फरपुर, अब अगर दोबारा देखेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, लॉगिन, तो क्या दिखाएगा, दोनों जगह डेटा अपडेट हो गया। तो अपडेट ऑपरेशन इसी को कहते हैं। तो ये जो ऑपरेशन मैंने किया इसको क्या बोलेंगे, यू, क्या बोलेंगे, यू। और ये जो व्यू हमने किया इसको क्या बोलते हैं, आर। इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, CRU। अब क्या बाकी है, डी ऑपरेशन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम लॉगिन टेबल। अब मान लो आंसू का रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, क्योंकि आंसू इस बैच में है ही नहीं। कैसे डिलीट करेंगे, कोई तरीका, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिलीट, और उसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम लॉगिन। अगर इतना लिखेंगे, एंटर कर देंगे, तो क्या करेगा, सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। जो नहीं करना है तो क्या लिखेंगे, वेयर, और उसके बाद क्या डालेंगे, UID, यूज़र ID यूनिक है, और अभी तो नेम भी यूनिक है, इससे भी कर सकते हैं हम। अब सिर्फ रिकॉर्ड किसका डिलीट होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, क्या दिखाएगा, एक रिकॉर्ड आ गया नहीं। तो ये कौन सा ऑपरेशन हुआ अभी, तो ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसका ज़रूरत बस तुरंत पड़ने वाला है जब हम लोग कोई भी कोडिंग करेंगे एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो CRUD, CRUD ऑपरेशन, CRUD में नया रिकॉर्ड डालना, रिकॉर्ड को रिट्रीव करना, रिकॉर्ड को अपडेट करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना। ओके, अब ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, रिकॉर्ड डिलीट भी कर चुके, रिकॉर्ड देख भी चुके, रिकॉर्ड अपडेट भी कर चुके। अब इसके बाद मुझे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम और करना होता है टेबल से रिलेटेड,
कि मुझे 2 लिंक टेबल क्रिएट करना है। क्या करना है? 2 लिंक टेबल क्रिएट करना है। अब कैसे 2 लिंक किया हुआ टेबल क्रिएट करें? मतलब 2 टेबल आपस में क्या होना चाहिए? लिंक्ड होना चाहिए। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, लिंक करेंगे। तो अब हम क्या सीखेंगे? लिंक 2 टेबल्स, है ना, लिंक 2 टेबल्स। अब लिंक 2 अलग अलग टेबल को करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट किसका यूज़ करेंगे? फॉरेन की का। तो इसके लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए? टेबल भी प्लान करना पड़ेगा। तो मान लो प्रोडक्ट और कस्टमर हो सकता है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट हो सकता है, या स्टूडेंट और कोर्स हो सकता है ना, प्रोजेक्ट और क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी उठा लो। तो अभी हम एक काम करते हैं, कोर्स और क्या ले लेते हैं? स्टूडेंट ले सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट ले सकते हैं। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन वाला पार्ट भी दिखाना है, तो वो भी इसी बहाने कवर हो जाएगा, है ना। आ जाओ। तो कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन, कुछ एग्रीगेशन वगैरह भी दिखाएंगे इसी बहाने। वो भी बहुत बेसिक काम होता है टेबल्स के लिए। तो अब मुझे क्या करना है? 2 टेबल बनाना है। एक टेबल हम लोग बनाते हैं और डिपार्टमेंट का, और एक बनाते हैं एम्प्लॉय का। तो डिपार्टमेंट का टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रिएट टेबल, और क्या लिखते हैं? DEPT। और उसके बाद इसका हम लोग क्या देने वाले हैं? डिपार्टमेंट में क्या क्या लेंगे? एक DID ले लेते हैं, डिपार्टमेंट ID ले लेते हैं, जो क्या होगा 100 का ले लेते हैं, और इसको क्या बना देते हैं? प्राइमरी की बना देते हैं। और डिपार्टमेंट ID के बाद क्या ले लेते हैं? D नेम ले लेते हैं, डिपार्टमेंट का नेम ले लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? varchar कितना का? 100 का। और उसके बाद फिर क्या? और एक हम लोग, अच्छा, डिपार्टमेंट का नाम क्या होना चाहिए? यूनिक की होना चाहिए। उसके बाद क्या? हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या होगा? HOD। और HOD भी क्या होगा? इसका कुछ न कुछ नाम होगा। मान लो बाहर का है, साउथ इंडियन, 100 कैरेक्टर डाल देते हैं इसको भी। अब HOD किसी का खाली हो सकता है क्या? या क्या 2 डिपार्टमेंट का HOD सेम हो सकता है? जी, दोनों बात हो सकता है। एक ही बंदा 2 डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है, और डिपार्टमेंट कोई खाली भी हो सकता है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जिस पे अभी कोई चार्ज नहीं संभाल रहा है, ये भी पॉसिबल है। तो हम न तो नॉट नल लिखेंगे ना यूनिक लिखेंगे। आप क्यों नहीं लिखेंगे? रीजन समझ में आया? अब हम यहाँ सेमीकोलन लगा दें। ये टेबल हमारा बन के तैयार हो गया। अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 100 टेबल्स। अब एक एम्प्लॉय का टेबल बनाना है मुझे इसके साथ लिंक कर करके, तो क्या करना पड़ेगा? क्रिएट टेबल, और क्या डालेंगे यहाँ पे? एम्प्लॉय, EMP के नाम से बना देते हैं। अब एम्प्लॉय के पास एक काम करें, एंटर करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि थोड़ा लिखना आसान रहेगा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे? EID क्या होगा? varchar होगा, कितना? 100 ले लेते हैं। और ये क्या होगा? प्राइमरी की होगा। कॉमा देंगे कि नहीं देंगे आप? हाँ। और EID के बाद क्या दे देते हैं? E नेम, ये भी varchar ले लेते हैं, क्या 100 varchar 100। और इसको क्या डाल दिया जाए? अब ऐसा तो नहीं होगा किसी एम्प्लॉय का नाम भी नहीं पता हो, इसलिए इसको नॉट नल लगा देते हैं ताकि नाम डालना मैंडेटरी माना जाएगा। एम्प्लॉय नेम के बाद क्या डाल दिया जाए? डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? काम जितना चल जाए उतना ही फील्ड ले रहे हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा? ऑब्वियसली डेट होगा इसका डेटा टाइप। और इसके बाद फिर नीचे आते हैं, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद क्या डाल देते हैं? बेसिक सैलरी डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं लेंगे बेसिक सैलरी। अब ऑब्वियसली इंट लेंगे। इंट अगर लगाते हैं तो शायद इंट का 11 होता है ना, अगर नहीं कुछ लिखेंगे तो रहने देते हैं, खुद से उठाने देते हैं इसको 11। इंट के बाद फिर क्या? बेसिक के बाद क्या लगा देते हैं? TA भी क्या ले लेते हैं? इंट में जाएगा। TA के बाद फिर क्या होगा? DA, ये भी इंट में जाएगा। इसके बाद HRA, ये भी इंट में जाएगा। HRA के बाद नीचे आ जाते हैं। अब ग्रॉस सैलरी दे देते हैं, ये भी इंट में जाएगा। अब ग्रॉस सैलरी के लिए हम चाहें तो 2 में से एक काम कर सकते हैं। या तो हम चाहें तो बाद में निकाल सकते हैं केस का यूज़ करके, या एग्रीगेशन का यूज़ करके, या चाहें कि हम अपने आप निकल जाए तो अपने आप निकालने वाला दूसरा वाला टेबल पे करेंगे। इसमें हम लोग मैनुअली निकालेंगे बाद में, तो अभी रहने देते हैं यही।
ये ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। अब ये ग्रॉस सैलरी पे क्या कटेगा, इसका टीडीएस कटेगा। उसके बाद क्या रख लेते हैं, नेट सैलरी ले लेते हैं। नेट सैलरी के बाद फिर क्या डालेंगे, अब इसका डाल देते हैं, हाँ, जो डिपार्टमेंट आईडी इसका है, क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। तो क्या लिखेंगे, DIT, और DID क्या होगा, वेर कैर 100 कैरेक्टर, और उसके बाद फिर कॉमा, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे की, और फॉरेन की किसको बनाएंगे, DID को रेफरेंस किसका लेगा, ये DPT के किस कॉलम का, DID का। अब चूंकि आखिरी है तो अब यहाँ कॉमा मत देना, सेमी कॉलन भी नहीं देंगे, पहले ब्रैकेट बंद करेंगे, अब सेमी कॉलन लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने एक ऑर्डर में लिख दिया, एंटर करेंगे, काम हो गया। मतलब ये 2 लिंक टेबल हमारा बनके तैयार हो गया। अगर इसको चेक करना चाहें आप तो क्या करेंगे, डिस्क्राइब EMP, यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक मल, ये आपका फॉरेन की का की वैल्यू होता है मल। तो इस तरीके से 2 टेबल को हमने क्या कर दिया, लिंक करना भी सीख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर डिपार्टमेंट वाले टेबल में हम कोई डेटा ना रखें और डायरेक्ट हम एम्प्लॉय वाले में डेटा रखना चाहें, क्या ये हो पाएगा, नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय वाला टेबल किससे लिंक्ड है, किस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ बोलेंगे कि डिपार्टमेंट हमारा बेस टेबल है और एम्प्लॉय उसका डिराइव टेबल है, मतलब उससे डिराइव्ड होके बना है। इसलिए क्या बोलेंगे इसको कि पहले हमें डिपार्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड्स रखने होंगे और उसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें डेटा कहाँ रखना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ वाले में, EMP वाले टेबल में। तो ये चीज़ भी चेक करके देखें। अब हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके अभी डिपार्टमेंट वाले में एक डिपार्टमेंट की एंट्री कम से कम कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू DEPT, और उसके बाद क्या डालेंगे, क्या क्या है, DID है, DNAME है, और HOD है, और उसके बाद क्या डालेंगे हम, वैल्यूज़। और वैल्यूज़ में क्या डाल दिया जाए, डिपार्टमेंट कौन सा, D101 डाल देते हैं, और ये डाल देता हूँ मैं HR डिपार्टमेंट, और HR डिपार्टमेंट का हेड किसको बना देते हैं, अब HR के बाद हम बना देते हैं IT, और IT का हेड बना देते हैं किसको, गुलशन। एक और डिपार्टमेंट है D103, और D103 जो है सपोर्ट है, क्या है, सपोर्ट है। और सपोर्ट का किसको बना देते हैं, आदित्य को। चलो अब अगर हम देखेंगे यहाँ से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करके, DPT, टोटल कितना डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, HR, IT एंड सपोर्ट, और तीनों के अलग अलग HOD हैं, तीनों का अलग अलग ID है। अब हम लोग रिकॉर्ड कहाँ डालेंगे, कैसे, इंसर्ट इनटू EMP, और चाहे तो डायरेक्ट वैल्यूज़ भी लिख सकते, नहीं, क्योंकि बहुत सारा फील्ड छोड़ने वाला होना है, सारे फील्ड में डेटा डालना नहीं है अभी, तो हमें कॉलम का नाम देना मैंडेटरी है। EID देंगे, उसके बाद नेम देंगे, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग देंगे, उसके बाद बेसिक सैलरी देंगे, और बेसिक सैलरी के बाद फिर क्या देंगे, डायरेक्ट देंगे फिर DID, और उसके बाद क्या डालेंगे, वैल्यूज़। बाकी सारा फील्ड ऑटोमेटिक निकलना है। वैल्यूज़ EID में क्या जाएगा, तो EID में मान लो क्या डाल दिया, H101 डाल दिया, और या डाल देते हैं, E101 डाल दिए, और उसके बाद फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम मान लो सरफराज को डाल देते हैं, और इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अच्छा इसमें पहले क्या लिखना पड़ता है, ईयर, फिर मंथ, तो डेट, इसी फॉर्मेट में डालिएगा, 2025
25 और उसके बाद 03 और उसके बाद डेट और उसके बाद फिर क्या डालेंगे, बेसिक सैलरी। मान लो बेसिक सैलरी इसका डाल दिया 25K, क्या डाल दिया 25K और उसके बाद फिर क्या डालेंगे, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट इसका IT का है तो क्या डालेगा D10। मान लो जानबूझ के मैं गलती करूं, मैंने D105 डाला जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखते हैं एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, एरर आएगा। यहाँ वही एरर आ रहा है जो कि हमें देखना था, क्योंकि ये फॉरेन की है और एग्जिस्ट अगर करेगा उसके अंदर एज अ प्राइमरी की तभी यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो कोई नहीं, इसको सुधार लेते हैं, 102 ही करना था मुझे, अब एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से लिंक टेबल बनाना भी हमने सीख कम से कम एक और एंट्री कर लेते हैं। निधि को भी इसी डिपार्टमेंट में रखा जाए। अब देखते हैं टोटल कितने रिकॉर्ड हैं किसके अंदर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या था EMP ना। अब टोटल एम्प्लॉय के अंदर, अच्छा यहाँ गौर से देखना कि हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं, चलो ये ऑलराइट, लेकिन TA DA HRA कुछ है निकला हुआ, सब नहीं निकला हुआ है ना। अगर ये अपडेट करना है तो क्या करेंगे इसके लिए हमें कुछ एग्रीगेशन फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। चलो वो भी करके देख लेते हैं इसी बहाने। अच्छा दीपा वाला क्यों नहीं इंसर्ट हुआ, क्या गड़बड़ किया? हाँ देखो इसको क्या मसला है, दिख रहा है? अब मुझे इन सब का TA DA ये सारा कुछ अपडेट करना है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एग्रीगेशन। अब मुझे क्या करना है, परफॉर्म टेबल में कुछ अगर एग्रीगेशन फंक्शन परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, अब वो देखना है अपने को। अब एग्रीगेशन में क्या होता है कि मुझे काउंट करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, सम करना है। अब जैसे कि मान लो मुझे ये पता करना हो कि सारे एम्प्लॉय को मिला के टोटल हमको कितना सैलरी देना पड़ेगा, तो मुझे सम करना पड़ेगा। मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस एम्प्लॉय का बनेगा, तो मुझे यहाँ मैक्स निकालना पड़ेगा। मुझे देखना है कि सबसे कम सैलरी किसकी बन रही है, तो हमें मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके का मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम, ये सब निकालना जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है ओवर द डेटा, वो कहलाता है एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, अभी ज़रूरत पड़ गया है उसका। देखो TA DA HR ये सब निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है। कैसे निकालें, तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें अपडेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, बिना अपडेट का तो होगा नहीं। तो अपडेट क्वेरीज कैसे चला करके हम सबका TA पहले निकालते हैं, देख लेते हैं। तो TA निकालने के लिए हमारी कंपनी का पॉलिसी है कि बेसिक सैलरी का 25% TA दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा, कैसे अपडेट करेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, अपडेट, और टेबल का नाम नहीं देंगे बल्कि टेबल का EMP और उसके बाद
सेट करेंगे। सेट क्या करेंगे? टीए क्या सेट करना है? तो जो बेसिक सैलरी है इनटू 25/100। और अगर हमें एक किसी का तो अपडेट नहीं करना, सबका करना है, तो कुछ नहीं आगे लिखेंगे, क्या करेंगे? एंटर। अब अगर हम दोबारा देखें, ये 3 रो मैच किया और अपडेट कर दिया होगा। एक बार आप देख लीजिए, तीनों का टीए निकल गया है। अब उसी तरीके से मुझे क्या निकालना है? डीए निकालना है। तो डीए निकालने के लिए क्या लिखेंगे फिर? अपडेट ईएमपी क्या करेंगे? सेट डीए, और डीए इक्वल टू क्या करेंगे? बेसिक सैलरी इनटू। अब डीए मतलब होता है महंगाई भत्ता। तो महंगाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो इसमें कम से कम 50% दे दिया जाए, 50/100। और इसके बाद क्या करेंगे? एंटर। अब उसके बाद क्या देखेंगे यहाँ पे? सेलेक्ट। तो डीए भी सबका अपडेट हो गया। अब क्या निकालना है? एचआरए। अब एचआरए कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे? अपडेट और क्या है? ईएमपी, और क्या करेंगे? सेट क्या कर दो? एचआरए, और क्या होगा? बेसिक सैलरी का कितना देंगे तो हाउस रेंट का काम चल जाएगा? 30%। तो क्या निकल जाएगा इससे? एचआरए। अब हमें ग्रॉस सैलरी निकालना है, तो ग्रॉस सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा? अपडेट और ईएमपी, उसके बाद क्या करेंगे? सेट करेंगे क्या? ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी कैसे निकलता है? बेसिक से लेके सारे अलाउंस को जोड़ देंगे, तो बीएस प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए, बस इतना ही था ना? हाँ। अब अगर हम दोबारा देखें तो देखो ग्रॉस सैलरी तक अपडेट हो चुका है अपना। अब उसके बाद क्या निकालना है मुझे? टीडीएस। तो क्या करेंगे इसके लिए? फिर वही तरीका, अपडेट और उसके बाद क्या लिखना होगा? टेबल का नाम। उसके बाद क्या लिखेंगे? और उसके बाद क्या लिखेंगे? टीडीएस। अब क्या लिखेंगे? ग्रॉस सैलरी इंटू 10/100। अब मुझे क्या अपडेट करके निकालना है? अपडेट करना है मुझे नेट सैलरी को। अपडेट करना है ईएमपी को, और सेट करना है नेट सैलरी। और नेट सैलरी के लिए क्या होता है? ग्रॉस सैलरी माइनस टीडीएस। अब दोबारा से एक बार देख लिया जाए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या कर लेंगे? ईएमपी। अब देखिए सारा डेटा अपडेट हो गया। अब मान लो इतना बार बार करना पड़ रहा है, कितना हेक्टिक होगा। मान लो और 50 को रिकॉर्ड जोड़ेंगे तो ये 50 बार करना पड़ेगा। तो इससे बचने का कोई तरीका है? हाँ, तो वहाँ प्री कैलकुलेटेड हम लोग यूज़ कर ले, तो मुझे इतना झंझट नहीं पालना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं वो भी सीख लें। अगर एक टेबल में मुझे कोई प्री कैलकुलेटेड कॉलम बनाना हो, ताकि जैसे ही हम डेटा डालें तो दूसरे कॉलम में डेटा अपने आप क्या हो जाए? अपडेट हो जाए। किसे किसे याद है? ट्राई करते हैं। हाँ, अभी नहीं याद है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन ये है कि कैसे यहाँ पे हमने बेसिक सैलरी डाला तो टीए डीए एचआरए हमारा एक्सपेक्टेशन था कि सब अपने आप निकल जाए, जो नहीं निकल रहा है। इसके लिए एक नया हम स्टॉक का बनाते हैं टेबल, है ना? एक नया टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। इसमें छेड़छाड़ नहीं करते अभी। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, क्या हमने लिखा? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में क्या लिया हमने? पीआईडी, प्रोडक्ट आईडी ले लिया। क्या होगा? वेर कैर कितने का? 100। और इसको क्या बना देता हूँ? प्राइमरी की। और दूसरा क्या डाल देता हूँ? पीएन, प्रोडक्ट नेम। ये भी वेर कैर ले लेता हूँ। वेर कैर क्या? 100। और यूनिक की बना देता है इसको
और उसके बाद क्या डाल देते हैं, प्रोडक्ट प्राइस, पीपी डाल देते हैं। क्या, प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस क्या होगा, इंट होगा। अब उसके बाद क्या डाल देते हैं हम, प्रोडक्ट प्राइस के बाद प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब ये क्या होगा, इंट होगा। यहाँ तक सही है। अब मेन कहानी शुरू होगा कि जैसे ही प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी डाल दें तो हाँ, तो पहले इसका अमाउंट निकल जाए। क्या निकल जाए, अमाउंट निकल जाए। तो हमने क्या लिखा, अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, इंट होगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये निकलेगा कैसे, अब ये हमें बताना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, हाँ, ऑटो कैलकुलेटेड नहीं होता है, कुछ और कीवर्ड होता है। हाँ हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जनरेटेड, रेटेड, और क्या लिखेंगे फिर, ऑलवेज एज। जनरेटेड, ऑलवेज एज। और उसके बाद क्या डालना होता है, फॉर्मूला डालना पड़ता है। तो क्या फॉर्मूला डालेंगे, ये जो अमाउंट निकलेगा इंटीजर टाइप में वो किस तरीके से निकलेगा, जनरेटेड ऑलवेज एज, क्या बनेगा ये, पी पी इंटू पी क्यू, ये हमें डालना होगा। तो क्या लिखेंगे, जनरेटेड ऑलवेज एज इंटू पी क्यू। और उसके बाद फिर क्या निकालना होगा, अमाउंट के बाद इस पे जीएसटी निकाल दें। तो क्या लिखेंगे, जीएसटी भी इंटीजर होगा। और क्या लिखेंगे फिर, जनरेटेड ऑलवेज एज, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, नहीं ना, ये अब किस पे निकालिएगा, अमाउंट पे ना निकालिएगा। तो अमाउंट पे निकाल लीजिए सीधा, अमाउंट इंटू 18/100। अब उसके बाद फिर क्या डालेगा, क्या बोलेंगे, टोटल, टोटल या बिल डाल देते हैं, टोटल डाल देते हैं। टोटल इंटीजर होगा। और ये भी क्या लिखेंगे, जनरेटेड ऑलवेज एज, और यहाँ पे क्या डालिएगा, अमाउंट प्लस जीएसटी, और भी कुछ नहीं, सेमीकोलन, है ना। चलो बढ़िया। आदि का डेटाबेस पे अच्छा कमांड है, और यही अच्छा रखना, क्योंकि डेटाबेस समझ लो कि नमक के तरह हर जगह यूज़ होगा। कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है कि डेटाबेस के बिना, तो 2 डेटाबेस पे कमांड कर लो, पूरा काम हो गया। मोंगो और सीक्वेल। एक दिन मोंगो का, एक दिन 2 घंटे का एक सेशन ले लेंगे मास्टर, बस एक दिन में 2 घंटे में पूरा मोंगो खत्म। हाँ, आसान का एक ही डेफिनेशन है, जब आता है तो आसान है, नहीं आता है तो मुश्किल है। बढ़े आगे। अब जरा इसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किसको, प्रोडक्ट को। यहाँ कुछ चीज़ गौर से देखना और तब समझ में आएगा कि हमने, हाँ यहाँ दिख रहा है एक्स्ट्रा कीवर्ड में। अब इसमें हम कुछ डेटा डाल के देखते हैं, कैसे डेटा डालेंगे। अभी कुछ डेटा है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या करेंगे, डक्ट, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब हम चाहते हैं इसके अंदर रिकॉर्ड डालना, तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या, कॉलम का नाम देना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे फील्ड में डेटा हम डालेंगे नहीं और अपने आप जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, PID तो देंगे, P नेम देंगे, प्रोडक्ट प्राइस देंगे, प्रोडक्ट क्वांटिटी देंगे, बस। अब कहाँ कुछ देंगे, अब तो सब कुछ अपने आप निकलना है। तो क्या देंगे यहाँ, इसके बाद वैल्यूज़ देंगे। और वैल्यूज़ में क्या डालेंगे, जो वैल्यू डालना है। जैसे PID हमने क्या ले लिया, P101। और मान लो पहला प्रोडक्ट हमने क्या लिया, लैपटॉप। लैपटॉप कितने का ले लिए हम लोग, तो प्रोडक्ट प्राइस मान लो 60,000 का लैपटॉप पसंद की है निधि। और क्वांटिटी कितना, एक ही ना कि ज़्यादा, नहीं एक ही। अब उसके बाद सेमीकोलन, एंटर। अब ज़रा देखें फिर से वापस, कुछ समझ में आया। GST टोटल सब कुछ अपने आप निकाल के दे रहा है कि बार बार मुझे अपडेट चलाना पड़ेगा।
इजी हो गया कि नहीं हो गया? तो ऑटो जनरेटेड हमारा काम कितना आसान कर दिया। चलो एक नई एंट्री और करते हैं हम लोग, P102, और ये साथ में पेन ड्राइव भी लेगी। तो पेन ड्राइव एक नहीं चाहिए इसको, क्योंकि हार्डवेयर भी थोड़ा बहुत सीखती है। तो पेन ड्राइव ये चाह रही है कि कितना ले लें, 3 पेन ड्राइव ले लें। ट्राई करते हैं। अब जब रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी 3, 2400, और उस हिसाब से GST कितना लग जाएगा, 432। टोटल बिल कितने का बन जाएगा, 2832। तो ये है कि नहीं तगड़ा ऑप्शन ऑटो जनरेटेड। ये आपका काम आसान कर दिया, क्योंकि ये नहीं रहता तो आपको बार बार अपडेट करना पड़ता है, जितने फील्ड्स होते सब के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसमें से अब नेक्स्ट ऑप्शन अगर बात करें हम, तो कुछ एग्रीगेशन फंक्शन चला लेते हैं। उसके बाद अगर बात करें एडवांस में, तो हम लोग व्यूज़ देखेंगे, और क्या देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी होगा कि हम लोग प्रोसीजर में ये देखेंगे कि मान लो कि हम कोई टेबल से कोई रिकॉर्ड हटाते हैं, तो रिकॉर्ड डिलीट होने से पहले उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाए, बैकअप हो जाए। बताए थे कभी ऐसा? चलो अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट के तरफ। तो इसमें से अगर मुझे देखना है कि एम्प्लॉय में सबसे ज़्यादा सैलरी किसका है, मुझे अगर क्वेश्चन आया कि सबसे अधिक सैलरी किस एम्प्लॉय का है, कैसे निकालेंगे? थोड़ा एग्रीगेशन वाला भी क्वेरी चला लेते हैं। अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो क्या करेगा, सब दिखाएगा। मुझे सब नहीं देखना है, मुझे देखना है कि नेट सैलरी किसका सबसे अधिक है। अगर सिर्फ नेट सैलरी देखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, NS फ्रॉम EMP। तो ये सिर्फ नेट सैलरी दिखा रहा है, लेकिन मुझे सबसे हाईएस्ट वाला देखना है। तो कोई तरीका है, ये जो NS निकाल रहा हूँ मैं, इसके पहले क्या लिख दूँ, मैक्स, और यहाँ किस में डाल दें हम, समझ में आया? मैं तोड़ दिया उसी को 2-3 पार्ट में। सबसे पहला हमने दिखाया पूरा रिकॉर्ड्स, फिर बोला कि नहीं मुझे सिर्फ NS दिखाओ, फिर मैंने बोला कि मैक्सिमम NS दिखाओ। तो मैक्सिमम NS देखने के लिए क्या करेंगे, NS के पहले क्या लगा देंगे, मैक्स। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल, लेकिन मैक्सिमम 2 देख लेते हैं, ठीक है? अभी के केस में मैक्सिमम 2 देख लेते हैं। तो उसके लिए एक होता है ऑप्शन लिमिट। क्या होता है, लिमिट 2। तो मैक्स हटा दो, मैक्स हटा दो, बल्कि NS लिखना और NS 2 कर देना, लिमिट 2। लेकिन यहाँ आप बोलोगे कि लिमिट 2 में तो मैक्सिमम कैसे है, ये कैसे हमको पता चलेगा? एक पॉइंट बनता है कि नहीं बनता है? ऐसे बाय द वे तुक्का में सही दिखाया है, लेकिन ये सही तुक्का है, एक्चुअल में ऐसा हो जाए ज़रूरी? क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम 2 का चाहिए, तो मैक्सिमम 2 का चाहिए तो पहले मैक्सिमम निकाल लो। मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर बाई होता है। क्या होता है? अच्छा चलो इसको समझाता हूँ मैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमने क्या किया, एम्प्लॉय किया। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया तो सारे एम्प्लॉय का आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का नाम और नेट सैलरी आए। क्या है, नेम और नेट सैलरी आए। तो हम यहाँ क्या लगा दें, नेम के लिए हमने ई नेम लिखा और कॉमा देके क्या लिखा, NS लिखा। अब चलो सही है, नेम और सैलरी उसका आ रहा है, लेकिन सब का आ रहा है और ये किसी ऑर्डर में नहीं है। अब हम चाहते हैं ऑर्डर में आ जाए, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम आएगा तो निधि सबसे ऊपर आ जाएगी, निधि के बाद सरफराज, उसके बाद दीपा। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्लाउज होता है ऑर्डर बाई। क्या होता है, ऑर्डर बाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज़ लिखो और यहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाई और असेंडिंग के डिसेंडिंग। अगर हम डिसेंडिंग रखना चाह रहे हैं तो बस क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाई और किसके अकॉर्डिंग, नेट सैलरी, ऑर्डर बाई NS, और क्या लिखेंगे यहाँ पे,
डिसेंडिंग। क्या लिखेंगे? ऑर्डर बाई किसके अकॉर्डिंग? तो नेट सैलरी के अकॉर्डिंग। और क्या असेंडिंग की डिसेंडिंग? तो डिसेंडिंग। अब टॉप पे आया, सेकंड पे आया, थर्ड पे आया। अब बताओ काम आसान हुआ कि नहीं? अब तुम चाहती है कि 2 को दिखाओ, तो डिसेंडिंग के बाद क्या लिख दो? लिमिट 2। इस तरीके से काम होगा। मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिला करके फाइनल एक जो आपके पास क्वेरी आया उसको आप सॉल्व कर पाइएगा। अब इस पे बहुत सारा इंटरनेट पे सवालों मिलता है एसक्यूएल से रिलेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को उठाओ और उसके लिए फिर क्वेरी चला के देखो तो समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन बना के हम देंगे भी, या खोजना पड़ेगा, बना होगा पुराने बैच का अगर पढ़ाया हुआ होगा। दीपा बोल रहे हैं, दीपू का टाइम डाला तो वहाँ से भी उठा सकते हैं। हाँ, नहीं तो तुम लोग भी इंटरनेट से खंगाल सकते हो, सब लोग के पास इंटरनेट से जुड़े हो, करके देखो। नहीं होगा तो फिर पूछो हमसे। पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहेंगे तब तो काम ही नहीं होगा, खुद हाथ पैर चलाइए। लेकिन हाँ, इसमें मेन क्या होता है कि अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को आप लेके आइए और उस प्रॉब्लम के लिए आप क्वेरीज लिखना शुरू कीजिए। इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बढ़ जाता है जब हम सब क्वेरीज लिखते हैं, क्वेरीज के अंदर क्वेरीज, तो उसी को कहते हैं सब क्वेरीज। तो आज के लिए इतना रखें। ऑलमोस्ट सारा चीज़ हो गया। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी हैं लेकिन अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, कल करते हैं।